तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग खोट्टा भाषा में सोनमाटी कहानी संग्रह एवं कविता संग्रह से संबंधित MCQ करेंगे और इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। और इससे पहले मैंने छाहर जो कविता है जो कहानी संग्रह है उसको मैंने काफ़ी संक्षेप में और सभी MCQ के साथ कराया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सोनमाटी जो है, इसमें हम लोग को सिर्फ कहानी संग्रह पढ़ना है। ये जो पुस्तक है सोनमाटी, ये कहानी संग्रह और कविता संग्रह दोनों है, लेकिन हमें सिर्फ कहानी संग्रह पढ़ना है क्योंकि इस सिलेबस में सिर्फ कहानी संग्रह ही दिया गया है। इसके लेखक जो हैं विनोद कुमार हैं, डॉक्टर विनोद कुमार। हम लोग देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप सिलेबस में देख सकते हैं, ये मैंने छाहर जो है मैंने करा दिया है। इससे संबंधित जितने भी MCQ हैं वो सभी करा दिए हैं। और आज हम लोग सोनमाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि ये कहानी संग्रह को ही सिर्फ पढ़ना है। तो ये पार्ट हमारा हो गया है। आज हम लोग सोनमाटी को देखेंगे। ये हो गया, आज हम लोग सोनमाटी को करेंगे। और इससे पहले मैंने ये साहित्य की अन्य विधाएँ हैं, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र, ये सभी कराए हैं। ये इसके 3 पार्ट में ये वीडियो है, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिया गया है और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा ये पार्ट फिर एक दिन इसमें लगेगा खोट्टा निबंध में, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक एक करके सभी पार्ट को कंप्लीट करेंगे और खोट्टा से संबंधित जो संज्ञा सर्वनाम है सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले सोनमाटी ये कहानी और कविता संग्रह है, सिर्फ हमें कहानी संग्रह पढ़ना है। इसके रचनाकार हैं वो कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। ये प्राध्यापक हैं रांची कॉलेज रांची के। इनका जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो हजारीबाग जिला के दारू झुमरा में है और इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद है। और इनका ये जो पुस्तक है सोनमाटी, इसका 2 बार इसकी प्रकाशित हुई थी। जो पहला प्रकाशन हुआ था ये 1990 में हुआ था और दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ। और इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार झारखंड, रांची। और इसमें कुल 10 कहानियों का संग्रह है। और कविताएं कितनी हैं? तो 31 कविताएं हैं। ये आपको याद रखना है कि सोनमाटी में कितनी कहानियां हैं। 10 कहानियां हैं। और कविताएं कितनी हैं? तो 31 कविताएं हैं। अब हम लोग इस कहानी में इसमें कितनी कहानी है? तो सबसे पहला जो कहानी है वो उबार है। दूसरी कहानी है जिंदगी की डुआनी। जो तीसरा कहानी है वो धुआं धंधा। चौथा है माइकेल और अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, ठीक है। उसके बाद दू पहला जवंडरा, ओह दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और एक जो अंतिम है वो है हूब। हम सभी कहानियों का संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग ने देख लिया अब इंट्रोडक्शन में कुछ जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सोनमाटी कौन विधा साहित्यिक किताब लागे? तो कौन विधा का कहानी ये एक पुस्तक है, कहानी कविता निबंध या फिर कहानी कविता दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कहानी और कविता दोनों। सोनमाटी किताबें कई गो कहानी सोझरल गेल है। तो कितना कहानी है इसमें, कितना कहानी सोझरल गया है? 10। और कविता कितना है? ये 31 कविता है। तो इसको आपको याद रखना है। सोनमाटी किताब के लिखल हथ, किसने लिखा है इस किताब को? तो डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनमाटी किताबें पहला कहानी है कई? तो पहला कहानी क्या है? मलकी बहू, ओह दीदा, हूब या फिर उबार। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उबार। उबार इसका पहला कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनमाटी कहाँ से प्रकाशित भेल है? तो कहाँ से ये प्रकाशित हुआ है? जनजातीय भाषा अकादमी, बोकारो खोट्टा कमेटी, बालिडी खोट्टा कमेटी या फिर बोकारो प्रकाशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनजातीय भाषा अकादमी। सोनमाटी केर पहिल संस्करण
कौन साल निकलल है। पहला संस्करण कब निकला है ये बताना है आपको। पहला संस्करण तो ये कब निकला था, 1990 में निकला था। सोन माटी किताब दोसरका बेर कहिया छपलई, ठीक है, दोसरका बेर कहिया छपलई ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में, पहली बार 1990 में, दूसरी बार 2017 में। सोन माटी किताबे कहानी गुला एक नज़रे कौन भावेक हकै, ठीक है, तो कौन भावेक एक नज़र में देखने को मिलता है, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर हंसी ठाठाक। तो ये क्या है, ये जितनी कहानियाँ हैं ये सामाजिक कहानियाँ हैं, सामाजिक, समाज से संबंधित है सभी कहानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। अब पहला जो कहानी है वो है उबार, ठीक है, तो इस कहानी के बारे में हम लोग देखते हैं। इस कहानी जो है ये एक गरीब किसान झबरू और उसके बेटे बिहारी से संबंधित है। और बिहारी जो है वो पढ़ने में काफ़ी होनहार है। और उसकी दादी ने, जब बिहारी पैदा हुआ था उस समय दादी ने खुश होकर कहा था कि एक आशीर्वाद दिया था कि बिहारी बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनेगा। तो उसकी यानी झबरू की माँ की इच्छा थी कि वो बिहारी जो है इंस्पेक्टर बने, और इसीलिए झबरू उसको पढ़ाने लिखाने में एड़ी चोटी एक कर देता है। और लेकिन इसके बावजूद वो, उसकी जो गरीबी है झबरू की, वो बिहारी के पढ़ाई में आड़े आती है। लेकिन उसका जो गरीबी है वो आड़े आता है। और ठीक है, तो फिर एक गांव के ही जो एक दो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया, एक गणेश बाबू और एक महेश बाबू, ठीक है। ये जो दोनों लोग हैं ये दुष्ट और दबंग लोग हैं, और ये बिहारी से जलते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि बिहारी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इनका बेटा जो है यानी गणेश बाबू और महेश बाबू, इनके बेटे से आगे निकल जाता है बिहारी पढ़ने में, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वो बिहारी जो है उनके बेटों से आगे बढ़े। तो एक बार क्या होता है कि वो झबरू के जो मवेशी हैं उनको रात में खोल देते हैं और दूसरे के खेत में घुसा देते हैं, और जिसके वजह से पंचायत बैठता है। फिर पंचायत में झबरू को जुर्माना भरना पड़ता है, और झबरू को जुर्माना भरने के बाद वो अपना ज़मीन जायदाद बेचकर बिहारी को पढ़ाने के लिए साधन जुटाते हैं। और अंत में बिहारी बड़ा होके फिर पढ़ लिख के इंस्पेक्टर बन जाता है। लेकिन इस बीच में झबरू किसी बीमारी से मर जाता है, और इस तरह से बिहारी जो है अपने ख़ानदान को उबार देता है, ठीक है। तो ये उबार कहानी का संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। तो आपको इसमें याद रखना है कि झबरू है, बिहारी है, गणेश बाबू है, महेश बाबू है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उबार कहानी कौन किताबें आयल है। तो किसमें आया है, सोन माटी, सबसे पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। सोन माटी किताबें कहानी नाय लागे, कौन सा किताब इस कहानी जो है कि इस किताब का कहानी नहीं है। धुआं धंधा ओह दीदा उदासी दू पहला जोनरा, तो इसका सही उत्तर जो है उदासी इस पुस्तक की कहानी नहीं है। एकर मध्य कौन कहानी विनोद बाबू के लिखल नाय लागे, मतलब यहाँ जो कहानी दिया गया है माई के लोर ओह दीदा भीतर बाहर, इसमें से पूछा है कि कौन कहानी जो है विनोद कुमार का लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सब है। ये सभी कहानी जो है इसी सोन माटी पुस्तक की है। बिहारी कौन कहानी पात्र लागे, धुआं धंधा, उबार, दू पहला जोनरा या फिर हूब। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उबार कहानी का ये पात्र है। उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, के बने हैं पुलिस इंस्पेक्टर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिहारी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहानी है जिंदगी डुबानी। इसमें एक पात्र है जंगली जो कि एक
शिक्षित बेरोज़गार है और वो बेरोज़गारी की दंश झेल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलता है और इस वजह से उसको काफ़ी अपमानित होना पड़ता है। जो भी दोस्त हैं उनके शादी में वो नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि उसको खाली हाथ जाने से अच्छा नहीं लगता है। शादी का न्योता मिलता है लेकिन खाली हाथ जाने से वहाँ से उसकी उपेक्षा होती है और साथ में उसको अपमान भी सहना पड़ता है। और जंगली के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, ठीक है, तो वो अनाथ हैं। उसके भाइयों का द्वारा उनको सहारा नहीं मिलता है और जो भाभियाँ हैं उनको नौकरों जैसा व्यवहार करती है, ठीक है। और समय के साथ उसके बाल भी पक गए हैं और शादी भी नहीं अभी तक हुई है, ठीक है। और इस वजह से जो गांव के बच्चे हैं उसको बूढ़ा दा कहकर पुकारते हैं और मजाक उड़ाते हैं। और इस प्रकार से जंगली जो है काफ़ी चिंतित रहता है और इस चिंता को देखते हुए जंगली की माँ ने अपनी जो जमा पूंजी थी 100 रुपया उसको देकर उससे कहती है कि तुम जाके कुछ जो है बिज़नेस कर लो। और फिर इस तरह से वो अपनी अंतिम सांसें ले लेती है, यानी जंगली की जो माँ है वो मर जाती है, ठीक है। तो ये जिंदगी डुबाने की कहानी का एक संक्षिप्त वर्णन था। हम लोग जो दूसरी कहानी है, तीसरी कहानी है धुआं धंधा। इसमें जो मुख्य पात्र है डॉक्टर नारायण है और दूसरा जो पात्र है वो है उसका कंपाउंडर किशुन। डॉक्टर नारायण जो है वो काफ़ी संवेदनशील डॉक्टर हैं और गरीबों के प्रति काफ़ी वो उनका सहानुभूति रहता है और गरीबों की सेवा करने में हमेशा वो तत्पर रहते हैं। लेकिन जो कंपाउंडर किशुन है वो बड़ा ही खड़ूस किस्म का इंसान है और गरीबों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। एक दिन क्या होता है, एक कोढ़ी भिखारी जो है उसके क्लिनिक के पास आता है और इतने में जो किशुन है उस गरीब भिखारी जो कोढ़ी भिखारी है उसको काफ़ी अपमानित करता है, बुरा भला कहता है और वहाँ से भगा देता है। जब बाद में ये बात डॉक्टर नारायण को पता चलता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर वो जब घर जाता है तो फिर उस रात भर वो सोचते रहता है कि किस तरह से जो गरीब हैं वो आर्थिक विषमता झेल रहे हैं और समाज का जो रवैया है उनके प्रति उसके बारे में वो सोचते हैं और काफ़ी वो दुखी होते हैं। और इस तरह से सोचते सोचते हुए सुबह हो जाता है। फिर सुबह जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि उनके दरवाजे पर वही कोढ़िया भिखारी खड़ा मिलता है और इस पर उसको देखकर नारायण जी जो डॉक्टर हैं उनको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आता है और वो काफ़ी सहानुभूति भाव से उनसे मिलते हैं और फिर उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी इतना ही था धुआं धंधा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी देखते हैं। जो चौथी कहानी है वो है माइकेल और। इसमें दो पात्र हैं, सुरजा है और उसकी माँ है, ठीक है। सुरजा जो है वो काफ़ी गरीब है और खजूर की छप्पर वाली झोपड़ी में रहता है और अपनी उसकी एक माँ है और पत्नी है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है, नरेना, ठीक है। छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है नरेना। उसके जो पिता है वो गिरजा बाबू गांव के एक ज़मींदार है, उसके पास उसके घर में खटते खटते मर गए और पेट पालने के सिवा और कोई कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सुरजा जो है वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया और अपनी दशा जो है सुधारने के लिए काफ़ी वो चिंतित रहता है। वो चाहता है कि हम परदेश चले जाएं और अपने जो है अपना जो स्थिति है आर्थिक दशा है उसको सुधारें और अपने साथियों के साथ जो है वो चाहता है कि हम भी परदेश चले जाएं। एक दिन क्या होता है कि गिरजा बाबू के यहाँ वो काम करने से इनकार कर देता है और माँ जो है उसको लाख समझाती कि बेटा बाहर नहीं जाना, प्रदेश नहीं जाना, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं मानता है और फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर बाहर काम करने कहाँ चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है। और इस तरह से जो माँ है दहाड़ मार करके रोते रह जाती है लेकिन वो सुनता नहीं है। यही इस कहानी का है। लोर का मतलब होता है आंसू, यानी माँ का आंसू, ये कहानी का शीर्षक है, ठीक है। तो ये कहानी था। अब हम लोग अगली कहानी देखते हैं। ये कहानी है अजवायर भौजिक बेड़ाल चंगा, ठीक है। ये इस कहानी में लेखक ने खुद को ही इस कहानी में अपने आप को रख के
लिखा है, ठीक है। यानी कि इस कहानी जो है ये प्रथम पुरुष में लिखा गया है, ठीक है। लेखक के जो भाई हैं वो कोर्ट में पेशकार का नौकरी करता है, यानी वो सरकारी नौकरी में है उसका भाई, लेखक का भाई। लेकिन उसकी जो भाभी है, यानी उस सरकारी नौकर जो है, जो भाई है उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो काफ़ी बिगड़ेल औरत है और काफ़ी मूर्ख है, ठीक है। और इस तरह से इस मूर्खता के कारण उन्होंने 10-10 बच्चे पैदा कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों की परवरिश नहीं होती है सही तरीके से, और परवरिश नहीं होती तो इसकी चिंता भी उन्हें नहीं रहती है, ना उसके भाई तो काम में ही व्यस्त रहता है, और ना उसकी भाभी को। बच्चे दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और आवारागिरी करते हैं। और बच्चे आम के मौसम में आम वारी चुनने के लिए जाते हैं और बरसात में मछली मारने चले जाते हैं, और इस तरह से हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और उसकी जो भाभी है, जब बच्चे मछली लेकर आते हैं, आम लेकर आते हैं, तो काफ़ी खुश होती है, और बस उसको खाने से मतलब होता है कि हाँ बच्चे लेकर आ रहे, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है उन्हें। ये सब देखकर लेखक काफ़ी नाराज़ होता है और फिर अपनी भाभी को समझाता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और पढ़ाई के महत्व को समझाता है। फिर इससे उसकी भाभी समझ जाती है और फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो रोने लगती है और फिर लेखक से बच्चों को इस स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कहती है। नेक्स्ट कहानी है दू पहिला जोंधरा। इसमें एक गरीब की मानविक दशा का चित्रण किया गया है। इसमें एक किसान है, ठीक है, एक बांस कारीगर है, ठीक है, एक बांस कारीगर है और उसका एक बच्चा है, ठीक है, दूधमुहा बच्चा, ठीक है। इस दूधमुहा बच्चे का नाम क्या है? किसना नाम है। किसना के जो पिता हैं वो बांस के कारीगर हैं, यानी कि सूप दौरा बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो हैं, और इनको बस इतना ही कमा लेते हैं कि बस 2 सांझ के लिए बस ठीक ठाक से मतलब खा पी लेते हैं, लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा कमाई उनका नहीं होता है, और 2 सांझ के लिए भी उनको बहुत नसीब से भोजन मिलता है। एक दिन क्या होता है कि जो किसना है वो काफ़ी बीमार हो जाता है, लेकिन पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाते हैं। फिर वो गांव के जो कन्हैया बाबू हैं उनके घर से एक सूप बनाने का हुक्म आता है, लेकिन कन्हैया बाबू जो है उसका रुतबा इतना है कि उसके हुक्म को टालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। फिर बीमारी क्या है, किसना जो है वो तबीयत ख़राब रहता है उसके बच्चे का, यानी किसना का तबीयत ख़राब होता है। इसके बावजूद भी उसके माता पिता जो हैं वो सुबह तक सूप दौरा बनाकर कन्हैया बाबू के घर पहुंचाते हैं। फिर उसके लिए उसको 6 रुपये मिलते हैं, उससे राशन पानी करे या फिर किसना का इलाज करवाए। वो काफ़ी दुखी होते हैं और इस तरह से उन्होंने भविष्य के लिए 2 पहला जो है मकई का दाना, ठीक है, जिसको जोंधरा बोलते हैं, मकई खोट्ठा में मकई जोंधरा बोलते हैं, तो वही मकई के दाने यानी कि जोंधरा को रखा था उन्होंने। और फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में अंतिम में उसको भी बेच देते हैं, और उससे बेचने से जो पैसा मिलता है फिर किसना का उस पैसे से इलाज करवाते हैं। और जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर विनय, वो काफ़ी सहानुभूति से इलाज करते हैं और किसना ठीक हो जाता है। और इस तरह से 2 पहला जो जोंधरा था उनका वो 2 लाख के बराबर साबित होता है, ठीक है, 2 लाख के बराबर साबित होता है। ये इस कहानी का ये सारांश था। नेक्स्ट कहानी है ओह दीदा। इस कहानी का जो सबसे बेहतरीन कहानी है इस पुस्तक की वो मुझे ये लगी, ओह दीदा। ओह दीदा का मतलब होता है नम आँखें। इसमें एक पात्र है चानों वाली की एक विधवा औरत है, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा जो है लेखक स्वयं है। इसमें छुआछूत जैसी सामाजिक जो बुराई है, कुरीति है, उससे संबंधित ये कहानी है। चानों वाली जो है वो महतो जमींदार घर में काम करती है, और उसके पति भी जो है उसके घर में ही काम करते करते मर गया था, और उसके 2 बच्चे भी हैं चानों वाली के, जिसका नाम क्या है, कोल्हा, और बेटी जो है उसका नाम है रेशमी। और इसका पालन पोषण करती है और उसके ज़मींदार के घर में काम करती है।
और काफ़ी दिनों से ये काम करती है, तो काफ़ी ये मिलन और व्यवहार में भी काफ़ी अच्छी है, ईमानदार है, करुणा से भरी हुई है और काफ़ी सरल है, काफ़ी निश्चल है। किसी तरह का ईर्ष्या नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं, बस जो भी मिले सबसे प्यार से बात करना, स्वभाव बहुत ही अच्छा है। और गांव के जो लोग हैं उनको चानो वाली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो मायके था वो चानो नामक गांव था, इसलिए उसको चानो वाली के नाम से पुकारते थे। और चानो वाली ज़मींदार के घर में इस तरह से लोगों के बीच में लोग के मन में भा गई थी कि उसके बिना घर का कोई भी काम नहीं हो, चाहे शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो, त्यौहार हो, चाहे जो भी हो, सब काम में सबसे पहले उसी को बुलाया जाता है, उसके बिना कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, चाहे कोई उस घर की बेटी बहू कहीं जा रही हो, कहीं से आई, मायके से आई, क्या कोई ससुराल से आई, ठीक है, तो उसको सब कोई उससे मिलते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे दुखद पहलू इस कहानी का है वो ये है कि चानो वाली जो है, चानो वाली को जब भी कोई घर में आता, चाहे घर का बेटा हो चाहे या फिर घर की बेटी हो, तो वो क्या करते थे, सभी के पैर छूते थे। ठीक है, लेकिन जो चानो वाली है, चानो वाली का पैर कोई नहीं छूता था, ना ही उनको नमस्ते करते थे, जिससे वो काफ़ी उदास होती है और वो सोचती है कि इस घर में तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो इज़्ज़त मुझे मिलना चाहिए था वो उस इज़्ज़त के नहीं पा मिलने के कारण वो काफ़ी दुखी होती है। और उस घर के जो बच्चे हैं, एक और हैं कि उसको चानो वाली मामा के नाम से पुकारते हैं, यानी मामा का मतलब होता है दादी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिलता है, जिससे वो काफ़ी दुखी होती है। फिर लेखक जो है उसी घर का एक लड़का है, वो चानो वाली की उस व्यथा को महसूस करता है और फिर वो तय करता है कि जब भी वो बाहर से आएगा तो चानो वाली का जो है पैर ज़रूर वो छुएगा। लेकिन लेखक की ये मुराद कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिन बीमार होकर फिर वो जो है चानो वाली वो चल बसती है। और जैसे ही लेखक को ये खबर मिलता है वो दूर मतलब शहर से भागे भागे आता है और शमशान में चानो वाली की चिता तब तक जलने लगती है। फिर लेखक के मन में काफ़ी दुख होता है और वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि उसकी जो अंतिम इच्छा थी, चानो वाली चाहती थी कि उसको इज्जत मिले, उसे प्रणाम करे, वो उसको नहीं दे पाता है। इससे वो काफ़ी दुखी होता है लेखक। फिर जब गांव लौटता है चानो वाली, तो फिर उसको एक और महानता के बारे में पता चलता है। निर्मल महतो की जो माँ है, ठीक है, वो छाती पीट कर रोते हुए बोल रही थी, मतलब निर्मल महतो यहाँ पे लेखक को डिनोट किया गया है। ठीक है, वो छाती पीट कर कहती है, ठीक है, छाती पीट कर कहती है कि तुम्हारी दूसरी माँ चली गई रे, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें पोसा था। यानी कि जो निर्मल महतो है, निर्मल महतो को ही उसने दूध पिलाया था चानो वाली ने। और ये जब बात सुनता है लेखक तो काफ़ी ये मन में व्यथित हो जाता है, काफ़ी इसको दुख पहुंचता है। और फिर वो लेखक इस समाज के बारे में कहते हैं कि समाज ये कितना पाखंडी है कि दूध पिलाने वाली चानो वाली के को भी जब चानो वाली दूध पिला रही थी तो जाति आड़े नहीं आ रहा था, लेकिन जब सम्मान देने की बात आई तो उसे फिर अछूत क्यों करार दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से लेखक चानो वाली के गुणों को याद करके अपनी आंखें नम कर लेते हैं, यानी कि ओह दीदा, सभी लोगों का आँख फिर नम हो जाता है। और इस तरह से समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उससे संबंधित ये कहानी है। अब हम लोग जो नेक्स्ट कहानी है मलकी बहू, ये कहानी का जो पात्र है वो मलकी नाम की एक महिला है, उसके पति बिशुन है और इसके जो मलकी के पिता हैं वो दयालु बाबू हैं। दयालु बाबू बिशुन को बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में देखते हैं और उसी समय उसको पसंद कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि अपनी बेटी का शादी इसके साथ करेंगे। फिर वो शादी तय होता है, शादी हो जाता है, सभी सामान मिलता है उसको, एक दहेज में गाड़ी भी देते हैं, लेकिन कुछ सामान होता है जो बाकी रह जाता है देने के लिए। और
शादी के बाद मलकी जो है वो ससुराल में काफ़ी उसको प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि कुछ सामान जो बाकी था वो उसको नहीं मिला था, और इस वजह से मलकी का जीवन जो है नर्क बन जाता है, क्योंकि वो बहुत तरह के प्रताड़ना का सहन करना पड़ता है। इसके साथ में एक चीज़ और हो जाता है मलकी के साथ कि किसी वजह से जो घर में जो किसी वजह से नहीं, घर में मारपीट होता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है, फिर उसको खाने पीने की भी कमी होती है, जिसके वजह से उसका गर्भपात हो जाता है, और गर्भपात होने की वजह से फिर उसकी माँ, उसकी जो सास है वो उसे बांझ घोषित कर देती है, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। एक तरह से उसका जीवन नर्क बन जाता है। मलकी की सभी बातों का पता दयालु बाबू को भी चलता है, लेकिन दयालु बाबू जो है वो काफ़ी पुराने पुराने ख्यालात के इंसान हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में बेटी जो है अपने ससुराल में रहे, चाहे कोई भी दुख दर्द सहना पड़े। फिर उससे वो पिघलते नहीं और बेटी को वहीं पे ससुराल में रहने के लिए कहते हैं। और फिर इसी बीच में जो विष्णु है वो रोहतास में दूसरी शादी कर लेता है, और इस तरह से मलकी जो है घर में एक नौकरानी के समान हो जाती है उसकी स्थिति। ठीक है, ये कहानी था दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट कहानी देखते हैं। ये कहानी ये बाहर भीतर नहीं, भीतर बाहर है। ठीक है, भीतर बाहर है, बाहर भीतर नहीं, भीतर बाहर है। और इस कहानी का जो पात्र है वो सिराज है। ये एक नौजवान है, काफ़ी इंसानी गुणों वाला नौजवान है, और ये सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है, और ये हमेशा जो हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई होता है उससे काफ़ी परेशान रहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई हो। और ये हजारीबाग शहर में हिंदू मुस्लिम जब दंगा फैलता है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है, और फिर वो कहता है कि अच्छा तो हमारा गांव है जहां लोग रिश्तों के साथ प्रेम से रहते हैं। ठीक है, और एक दिन क्या होता है, सिराज कुएं में डूब जाता है। फिर एक बूढ़ी महिला चिल्लाती है, लेकिन जब तक लोग दौड़ के आते हैं तब तक सिराज कुएं में डूबकर मर जाता है, और फिर इस तरह से पूरा गांव मारमाहत हो जाता है, दुखी हो जाता है। अंतिम कहानी है, यह भी काफ़ी खूबसूरत कहानी, काफ़ी मार्मिक कहानी है, काफ़ी सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी का नाम है हुब, और इसके मुख्य पात्र जो है वो दामोदर है और गणेश्वर बाबू है। गणेश्वर बाबू एक ज़मींदार हैं, और दामोदर जो है इसके पिता गणेश्वर बाबू के यहाँ काम करते थे, और काम करते करते वो भी मर गया था वहाँ पे। लेकिन दामोदर जो है वो पढ़ना लिखना चाहता है और अपना भविष्य बनाना चाहता है, और इस वजह से गणेश्वर बाबू के यहाँ वो काम करने से मना कर देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, गणेश्वर बाबू जब मना कर देता है दामोदर काम करने से, तो गणेश्वर बाबू उसके घर चला जाता है और उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाता है, और उसको जाति सूचक बातों से भी, जाति सूचक जो शब्द हैं उसका भी प्रयोग करता है। और इस तरह से फिर दामोदर खून का घूंट पीकर रह जाता है, कुछ जवाब नहीं देता है, और तैयार होकर सीधे कॉलेज चला जाता है। कुछ दिन जब बीत जाता है, कुछ साल बीत जाता है, तब गणेश्वर बाबू अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए गंगा सागर जाते हैं। और गंगा सागर से जब हजारीबाग घर लौटते हैं तो उस रास्ते में जो गणेश्वर बाबू है उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाता है, जिस कारण से उन्हें धनबाद स्टेशन पे ही उतरना पड़ता है। और जब अस्पताल जाते हैं तो जांच में पता चलता है कि अपेंडाइटिस नामक बीमारी हुई है, और इसके लिए जो है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो उसकी जान को जो है खतरा हो जाएगा। गणेश्वर बाबू भारी मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि उधर तीर्थ करके लौटता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि उसका इलाज करा सके। वो काफ़ी कोशिश करता है, और एटीएम का ज़माना भी नहीं था उस समय कि पैसे निकाल सके, किसी से मदद मांग सके। और ऐन मौके पर क्या होता है, दामोदर से उसकी भेंट होती है। दामोदर वहीं धनबाद थाने में पोस्टेड रहता है, दारोगा बन चुका रहता है तब तक। और गणेश्वर बाबू है अपनी पूरी व्यथा को दामोदर को बताते हैं। फिर काफ़ी बड़प्पन का परिचय देते हुए दामोदर बाबू गणेश्वर बाबू को मदद करते हैं, और अपने पूरे परिवार को अपने आवास में
खातिरदारी करते हैं और इस तरह से दामोदर बाबू के उपकार से जो गुणेश्वर बाबू हैं वो दब जाते हैं और अपनी मानसिकता और व्यवहार के प्रति वो काफ़ी पछताते हैं और उनको एहसास होता है कि इनको गुणेश्वर बाबू को एहसास होता है कि जाति से नहीं कर्म से कोई बड़ा या छोटा होता है। और फिर वो सोचते हैं गांव के बच्चे पढ़ लिख कर जितना तरक्की करें उतना ही बढ़िया है। दामोदर से फिर क्षमा भी मांगते हैं और इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है दोस्तों। तो ये कुल 10 कहानी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर बाबू कौन कहानी में आयल है? जिसमें आया है तो आपको सभी को पता है गुणेश्वर बाबू किस कहानी में आए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हुब नामक कहानी में गुणेश्वर बाबू का जिक्र है। दामोदर कौन कहानी में आयल है? दामोदर किस में आए हैं? तो इसका भी सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हुब। गुणेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? दामोदर एक उपकार से, गांधी जी के भाषण से, विनम्र भाव एक जीवनी पढ़ के, साधु महात्मा का संगत से। तो क्या है? दामोदर के उपकार से, यानी जो उन्होंने उपकार किया उसके ऊपर, उसके वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर तीरथ करेले कौन गेल हल रहे? कौन गेल रहे? दामोदर परिवार, गिरिजा बाबू परिवार, गुणेश्वर बाबू परिवार। तो क्या होगा? गुणेश्वर बाबू परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ करके घुरेते के बीमार हो जाए। तो कौन बीमार हो जाता है दोस्तों? गुणेश्वर बाबू के माए। गुणेश्वर बाबू दामोदर के व्यवहार से की सोचला जन्म से नाई आदमी कर्म से छोट चाहे बोड़ हवे बोड़ जाते होइयो के हमर कर्म नीच रहे। गांव घरे जितना बेगत पढ़े लिखे उतना बेस। तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है सभी। ये सभी बातें जो है गुणेश्वर बाबू के दिमाग में चलता है। सिराज कौन कहानी पात्र लागे? तो क्या है? किस कहानी के पात्र हैं? भीतर बाहर इसके पात्र हैं ये। मलकी बहू कहानी में मलकी केर मर्द यानी पति कौन रहे? तो कौन है? तो बिशुन है इसके पति। दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी हके। दहेज कुप्रथा पर कौन सा कहानी लिखा गया है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी मलकी बहू लिखा गया है। चानो वाली कहानी केर मुख्य पात्र हके। चानो वाली के मुख्य पात्र कौन है? किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? कौन कहानी के मुख्य पात्र हैं? तो कौन सा कहानी है? तो इस सही उत्तर क्या है? ओ दीदा के पात्र हैं। रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी है कहीं। रोजगार के लिए जो पलायन होता है वो उससे संबंधित कौन सा कहानी है? तो इसका सही उत्तर है धुआं धंधा। ठीक है, धुआं धंधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोंध माटी किताबें आखिरी कहानी कौन टा हके? तो आखिरी कहानी कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हुब। जंगली कहानी मुख्य पात्र लागे। दोस्तों आप अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको पॉज कर लेंगे और फिर आप क्वेश्चन कितना आपका सही होता है वो फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने इतना क्वेश्चन जो है सही कर लिया। ठीक है, जंगली कौन कहानी मुख्य पात्र लागे? जंगली किस कहानी का मुख्य पात्र है? जिंदगी डोवानी, माइकेल और धुआं धंधा, ओह दीदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिंदगी डोवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। तो छुआछूत के ऊपर लिखा गया कौन सा कहानी है? उबार, माइकेल और ओह दीदा या फिर मलकी बहू। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ओह दीदा। मानुषाली भाव यानी संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंध माटी किताबें कौन टाहक है? संवेदना के ऊपर लिखा गया कहानी कौन सा है? अजवार भोजिक, बेड़ाल चंगा, धुआं धंधा, जिंदगी डोवानी या फिर ओह दीदा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओह दीदा जो है वो संवेदना पे आधारित कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव देहाते सांप्रदायिक झगड़ा नाय रहे ई बात के कौन कहानी में देखल गेल रहे? तो कौन कहानी में दिखाया गया है? तो भीतर बाहर। छुआ चेंगा के शिक्षित करे सीख सोंध माटी किताबें कौन कहानी में देल गेल है? तो कौन कहानी में? दो पहले जो रहा ओ दीदा
अजवायर भौजिक बेड़ाइल चिंगा या फिर मलकी बहू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजवायर भौजिक बेड़ाइल चिंगा में। दू पोइला जोंढरा कहानी में छौआ के नाम की हल। तो छौआ का नाम क्या था दू पोइला जोंढरा में। तो देखिए इस जो सोन माटी इसमें दो बच्चे की नाम आया है, दो बच्चे का नाम आया, एक नरेना का और एक कृष्णा का। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्णा का। ठीक है, कृष्णा का नाम सही होगा क्योंकि यही बीमार था। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, दू पोइला जोंढरा आज 2 लाख बन गेल रहे, काहे बन गया अभी का 2 लाख, क्योंकि किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जोंढरा का दाना बाद में सोना बन जाए है, जोंढरा बुन के खूब फसिल उगवे है, जोंढरा बेच के बीमार छौआ कृष्णा इलाज करवे है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जंगली के माए मरे घरी जंगली के कितना रुपया दे के बिजनेस करे के सलाह दे है। तो कितना देती है, 100 रुपये देती है। किसनाक यहाँ पे किसनाक, ठीक है, किसनाक बाप कौन पैसा करो है, करो हल। तो कौन सा पैसा उस किसना के पिता करते थे, तो सूप दौरा बुने काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन माटी के कहानी और पात्र के सही मेल कौन टाहक है, कौन टाहक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहानी ये है, ठीक है, ये कहानी है और यहाँ पे जो है पात्र का नाम लिखा गया है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा कहानी का कौन पात्र होगा। देखिए उवार, तो उवार का पात्र कौन है, तो बिहारी है, ठीक है, ये बिहारी हो जाएगा। जिंदगी डोवानी, ये हो जाएगा जंगली। मलकी बहू जो है वो कौन सी कहानी का, इस मलकी बहू जो है ये कहानी का पात्र कौन है, तो ये है बिशुन। और भीतर बाहर का पात्र है कौन, सिराज, शेराज। और हुब का पात्र जो है वो है दामोदर। यानी 1 का सी, 2 का डी और 3 का ई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथित छोटे जायते विधवा जनिक हिया दर्द कौन कहानी में देखबल गेल है। ठीक है, यानी जो विधवा है, विधवा औरत की जो जिंदगी का जो मतलब ज़िंदगी का जो भी दर्द है उसको किस कहानी में दिखाया गया, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओहदीदा में दिखाया गया है, चांदोवाली की कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव देहाते धर्म सांप्रदायिक झगड़ा नखे, ये बात कौन कहानी में देखल गेल है। तो किसमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भीतर बाहर, हुब, ओहदीदा या फिर मलकी बहू। तो जो धर्म सांप्रदायिक झगड़ा नखे, ये जो कहानी है, जो ये बात है वो किस कहानी में दिखाया गया है, तो भीतर बाहर में। सोन माटी किताबें कहानी कौन टा हक है, तो कौन सा कहानी जो है सोन माटी का है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मलकी बहू। ओ दीदा शीर्षक के अर्थ की हवा है, ओ दीदा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोरे भींजल आँख, यानी कि आंसू से भींगा हुआ आँख। ठीक है, चानो वाली नाम काहे परल हलै, चानो वाली को नाम जो है चानो वाली क्यों दिया गया था, ये आपको पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चानो वाली जो है उसका जो मायके था, यानी कि उसका जो गांव था, जहां उसका मायके था, उस गांव का नाम क्या था, चानो। ठीक है, चानो गांव के रहने वाले थे, इसलिए उसका नाम चानो वाली पड़ा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चानो गाँव बेटी हवेक चलते। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, ये था पूरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और इस तरह से हम लोग सभी जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और एग्ज़ाम से पहले सभी सिलेबस को पूरा कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद। थैंक यू।